वो जो हरदोई के लाल अपने को कहते हैं, कभी मौलाना लाल के सामने माथा टिकाने नहीं जाएगा। और उनको बताना चाहता हूँ, ये वही शख्स है, ये वही शख्स है, ये वही लोग हैं, मैंने ही सिक्के सिखाए हैं। ये वही शख्स है, ये वही लोग हैं, मैंने ही सिक्के सिखाए हुए हैं। न चाकू चलेगा, न खंजर उठेगा, ये बात जो हमारे आगे हुए। ठीक बात। अच्छा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आपके विधानसभा के मूल निवासी हैं, ठीक। समाजवादी पार्टी के वर्तमान के जो प्रतापगढ़ के जो सांसद हुए हैं वो भी आपकी विधानसभा के मूल निवासी हैं। एक पूर्व सांसद जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही, सदस्य रही, वो भी आपके यहाँ की हैं। तमाम बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, डीएम, एसपी आपकी विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। एक बड़े नेता का भी लगातार हस्तक्षेप आपकी विधानसभा में रहता है। विरोधियों के पास मतलब पर्याप्त जगह है शेल्टर प्राप्त करने की, तो नहीं लगता है कि कहीं 32 दांतों के बीच जो है जीभ फंसी है? कैसे काम हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं न कहीं मन में आता है और कभी कभी मन बहुत खिन्न हो जाता है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मेरे पूज्य पिताजी कहते थे कि राजनीति ऐसी है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनीति में तुमको जाना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि राजनीति बड़ी बेरहम है, किसी को बकसती नहीं है। अब तो उन्हीं से मुस्कुरा के बात करनी पड़ता है हमारे। और हम हाँ, मतलब यही मैं कहने जा रहा था। ये तो मैं अक्सर कहता हूँ, एक बार फिर से सुना दीजिए। हमने ये जो लाइन याद करी थी, आपने ही पहली बार हमको सुनाई थी और मेरे दिमाग में बस गई थी। नहीं, अभी भी मैं नहीं भूला। मैं ये लोगों को राजनीति के बारे में जो कहता है कि भाई राजनीति कैसी है, आप बताओ, इतने दिन से राजनीति में हो कि राजनीति कैसी है, और कम शब्दों में बताओ। तो मैं उनको यही बताता हूं कि राजनीति ऐसी है कि उन्हीं से मुस्कुरा के हमको जबरन मिलना पड़ता है, हमारे कत्ल की साजिश में जिनके दिन गुजरते हैं। क्या बात है। तो ऐसा ही है, दिखने में क्या है और वास्तविकता क्या है, ये बहुत। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों से सीखते सीखते काफी कुछ। अब अभिनव जी जैसे आपको हम मिले थे 2004 में, और अब 24-25 आ गया है। 20 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन आया, बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन राजनीति में तो आखिरी समय तक सीखना ही रहता है। लेकिन ये जरूर है कि उस समय जब छात्र राजनीति थी, तब धीरे धीरे तब हम लोग सीख रहे थे। अब काफी कुछ चीजें नजदीक से देखी हैं, तो एक अनुभव आ गया है। और खिन्नता आती होगी, जैसे आप इतने तन मन से चुनाव लड़े, सब कुछ लड़े, आपका कोई मतलब विरोध तो ठीक बात है, कोई भी करता है, लेकिन बदतमीजी भी करते हैं लोग, हम लोग देखा चुनाव में। देखिए, आप मेरी आदत पड़ गई है। हालांकि मैं कई बार शीर्ष नेतृत्व को अवगत भी कराता हूँ, और समय समय पर कराया भी है। आप तो जानते हो, जब हमको पार्टी ने टिकट दिया तो जिनकी बात कर रहे हो, सांसद और उनके परिवार के लोग, उन लोगों ने खुलेआम पार्टी का नंगा नाच किया, पार्टी के खिलाफ फतवा जारी किया कि इनको हराना है। फिर भी कार्यकर्ताओं का साथ था, पार्टी वगैरह भी आए थे उसके। हाँ, पार्टी ने पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी रही। पार्टी का नेतृत्व जो जिले का था वो हमारे साथ खड़ा रहा, शीर्ष नेतृत्व खड़ा रहा, और हम सब कार्यकर्ताओं ने छोटा छोटा करके और जीत हासिल की। सबसे मुख्य पब्लिक आपके साथ खड़ी रही। हाँ, पब्लिक को लगता था कि देखिए, उसमें भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि उस समय मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में पूरे प्रदेश में एक लहर थी। लेकिन जो मल्लावा विधानसभा की राजनीति है, वो थोड़ा, चूंकि हमारी आइडियोलॉजी हमारे वहाँ कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा कठिन थी। मुझे लाभ अपने पिताजी का मिला। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लहर थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह था, और अखिलेश यादव की सरकार से गुंडा राज और भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश की जनता करा रही थी। इसके साथ साथ, चूंकि मेरे पिताजी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि एक सख्त प्रशासक थे, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, वहां के निकले हुए बच्चे, जैसा कि आप कह रहे हो, प्रशासनिक सेवाओं में ज्यादातर उन्हीं के पढ़ाए बच्चे निकले। और मेरे पिताजी मतलब वो, हमने तो ये भी पता चला हमको कि वो
जो बच्चे गरीब घर के होते थे उनमें से आज तो कई हाँ, आईएएस भी हैं, उनको आईएएस कोचिंग की फीस वो भरते थे, फीस देते थे हाँ, कि ये बच्चा पढ़ने हाँ, लायक है, इसको पढ़ाया जाए, पढ़ाया इसको जाएगा। कैसे किया जाए। ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हाँ, कई उदाहरण हैं। कई उदाहरण लेकिन मैं जब राजनीति में आया तो लोगों ने, वहां के मल्लावा के लोगों ने कहा कि इसलिए मुझे वोट दिया कि ये उनका प्रिंसिपल साहब का बेटा है, ईमानदार होगा, भ्रष्ट नहीं होगा, अच्छा करेगा, विजनरी होगा होगा तो अच्छा होगा। हाँ, ये मेरे पिताजी की एक छाप थी, छवि थी, उसका लाभ मुझे मिला और मैं इसीलिए जीता। फाइनली मैं ये मानता हूँ कि लोगों की एक अपेक्षा थी कि ये उनका बेटा है, उम्मीदें थी कि प्रिंसिपल साहब का बेटा है, इसका विजन क्लियर होगा और अच्छा हो सकता है, और इसलिए लोगों ने मेरे ऊपर 17 में भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे वहां पर चुनाव जिताया। लेकिन फिर भी लोग जैसे जब बदतमीजी करते हैं ना और उनको दूसरे नेता शेल्टर दे देते हैं तो खिन्नता तो आती ही आती है। अब खिन्नता है, राजनीति में सब हमारे मन का नहीं हो सकता, कभी कभी मन दुखी होता है, कभी कभी लगता है कि राजनीति में इस तरह आप मतलब काम करना आपकी अपनी खुद की विधानसभा में, बड़ी विषम विधानसभा है, बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, कठिन है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहाँ सिसकी भरना पागलपन है, चुपचाप गरल पीकर ही है, मुस्कुराते रहना ही जीवन है। सही बात है, बिल्कुल सटीक कहा। अच्छा, भरा चुनाव एकदम चरम पर अपने चल रहा था, मंच पर एक देश की बड़ी नेता बैठी थी, सामने तमाम जन समूह था, सब कुछ था, पत्रकार थे, मीडिया थी, कैमरे एकदम सब चमक रहे थे। आपने मंच पर आए, आप शुरुआत हुई, भरे चुनाव में आपने कहा, बता देना हरदोई के लाल को आशु झुकेगा नहीं। मुझे याद है अभी भी। तो भरे चुनाव में अक्सर लोग ऐसा नहीं करते हैं, भरे जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद मोर्चा लेते हैं, लेकिन आपने भरे चुनाव मोर्चा ले लिया। देखिए, अच्छा, आप इशारे में बात करते हैं तो इशारे में मैं भी कर रहा हूँ। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि अब वो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, अब हम उससे आगे निकल आए हैं। 2022 की बात है, बहुत पुरानी। हाँ, 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष में राजनीति में बहुत चीजें घटती बढ़ती रहती हैं। हाँ, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग छात्र राजनीति से निकल के आए, अगर हम सही बात को नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। और मेरा मानना है कि वे नादान हैं जो राहत की बात करते हैं, वे नादान हैं जो राहत की बात करते हैं। हम तो हर वक्त कयामत की बात करते हैं। और जब हद से गुजर जाएं दिल की मजबूरियां, हाँ, जब हद से गुजर जाएं दिल की मजबूरियां, तो हम अमन पसंद बगावत की बात करते हैं। क्या बात, टिपिकल आशीष सिंह आंसू स्टाइल है ये। तो आप जिस बात कर रहे हैं वैसे मैं भूल गया, वो तो चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन आपका इशारा चूंकि भरे चुनाव इतना सख्त जिनकी तरफ है वो भी दल में ही थे, निश्चित तौर पर देखिए कैडर और दूसरे दलों से आए लोगों में ये अंतर है। हम लोगों के मत भिन्नता हो सकती है, हम लोग आपस में पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं किसी का किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन हम लोग इस लेवल पे कभी नहीं जाते कि पार्टी के साथ घात करें। पार्टी हमारी माँ है और माँ के साथ किसी को घात करने का कोई अधिकार नहीं है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन लोगों, मैंने हालांकि चुनाव के बीच में आदमी लिबरल रहता है, विरोधी को भी जाता है और उसको 10 बार विश्वास दिलाता है और अच्छी बात करता है, किसी तरह लिबरल हो जाए। लेकिन ये मैं मानता हूं कि एक सीमा तक, इसीलिए हम लोग जिंदा कौमें हैं, हम लोग नौजवान लोग हैं। अगर हम सच्चाई को नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। राजनीति में कोई विधायक बनना ही लक्ष्य नहीं है। विधायक रह लिए थे, हमारे पिताजी विधायक नहीं थे, हमारे पिताजी शिक्षक थे, मैं भी शिक्षक बनना चाहता था, इस क्षेत्र में आ गया। लेकिन मैं अगर सच्चाई को नहीं कहूंगा, मैं इस तरह से बर्दाश्त करूंगा कि आप घर में रहकर और घर में आग लगाएं, तो ये बर्दाश्त नहीं। और ऐसा विषय था कि कुछ लोग उनके जो तथाकथित नेता जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं या जिनकी तरफ इशारा करके मैंने कहा था, मेरा उद्देश्य था कि वो अपना चुनाव नहीं देख रहे थे पूरे जिले में कि इनको हराओ, इनको निपटाओ, इनको करो और मैं ही बचूं।
ये दूसरे दलों की कल्चर है। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सबका निरामया, साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास मोदी जी ने नारा दिया। और हम लोग जिन लोगों को लाए, जिनका सबका साथ किया, वही लोग अब भाजपा को कमजोर करने में लगे थे। और आप लोग जानते हो, कोई एक नहीं कि उनको ये लगता था कि ये भी आ जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी जब सब कहीं हार जाएगी तो सरकार कैसे बनेगी? सही बात। भारतीय जनता पार्टी योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना था। जब सब जीतते तभी तो दोबारा हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ ली। और ऐसे लोगों को छोड़ देना, ऐसे लोगों को लगा दिया कि यहाँ से हरदोई से जा के वहां पर न्यूसेंस क्रिएट करना कि इनको किसी तरह आंसू हराओ अभियान। और जहां से आप कह रहे हैं वहां से एक नारा दिया गया, मैं तो बड़ी याद आ जाती है तो कभी कभी मैं बंद कमरे में हंसता हूँ। जिनकी बात कर रहे हैं वो उन लोगों ने नारा दिया कि जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अरे अच्छा, ये आंसू हराओ अभियान। और जब तक विदाई नहीं, उनके समर्थकों ने आज भी, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में होने के कारण मैं भी साक्ष्य, जैसे आप कहते हो साक्ष्य है, ऐसे मैं भी साक्ष्य रख के रहता हूँ कि कब किस ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ जाए। पत्रकार तो रहा ही अंदर, और मैं भी पत्रकार रहा हूँ, तो मेरे पास अभी भी उन लोगों के सबूत हैं। लिखते थे कि जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जैसे वो हमारा भाग्य किस्मत लिखने आए थे, तमाम लोग थे हमारे क्षेत्र के जो लखनऊ में रहते, यहाँ हरदोई में रहते हैं, उन लोगों ने वहां जा के इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट किया। कोई कह रहा था कि ये 4 नंबर पे जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर कभी नहीं। आप लोग आए होंगे कहीं न कहीं, आप लोगों का मेरे प्रति, चूंकि छात्र राजनीति की दोस्ती थी, इसलिए एक अपना स्नेह भी था। तो आप लोग देखे होंगे कि मेरे कॉन्फिडेंस में कभी कोई कमी नहीं आई। और मैं कहता था मैं चुनाव जीतूंगा और अच्छे, चिंता मत करो। आप लोगों को कभी कभी लगता होगा, हमारे शुभ चिंतकों को, कि बहुत कठिन लड़ाई में फंस गए हो। कोई कहता था एक ही जाति के तीनों सपा बसपा भाजपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ऐसे ही तमाम तरह। लेकिन मैं कभी चरैवेती चलता रहता था। मुझे पता था कि जो मैंने किया है वो मुझे काटना है, और मैंने जनता के लिए किया है, अपने क्षेत्र के लिए किया है, और मुझे इस चीज का गर्व है। भाई कॉन्फिडेंस में कमी नहीं थी, इसीलिए तो लोग कहते थे कि आप, कुछ हमारे मित्र जो है वो कह देते थे कि ये कि हवा में हो क्या? तो मैं कहता था नहीं, मैं तो एकदम जमीन पे हूँ। और शायद वही आत्मबल था मुझे, अपने लोगों की, अपनी जनता की, जिनके लिए मैंने काम किया था, उनकी ताकत थी कि मैं किसी को भरे चुनाव में कह देता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सब राजनीति के बाजीगर हैं, और जब तक चल रही है तब तक चल रही है। इसलिए एक स्वस्थ राजनीति, सबको हराकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब अभिनव जी, आप हमारे मित्र हैं, हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहूं कि उसका मन दुखी हो। लेकिन निश्चित तौर पर मैं क्षुब्ध बहुत था, इसलिए वो जो आप कह रहे हैं, मतलब इस तरह से पार्टी को हराने के लिए काम करना और अपने को पार्टी का रहनुमा बताना, ज्यादा दिन ये सब नहीं चलने वाला, सारी चीजें खुल जाती हैं। अच्छा, जब पहली बार आप विधायक बने और तब पिताजी थे, जीवित थे, छोटे वाले भैया जिनको हम लोग नीलू भैया, आलोक भैया बोलते थे, वो भी जीवित थे। उसके बाद उनका देहांत हो गया, पिताजी भी नहीं रहे, भैया भी नहीं रहे। भैया के विषय में हम लोग सब लोग जानते थे कि वो लोन लेकर वो आपके चुनाव में मदद करते थे। ये बात वो ना आपको बताते थे ना किसी को बताते थे कि चुनाव में पैसा खर्च होता है, सब चीजें हैं, मैनेजमेंट है, तो वो खुद उधार लेकर, बैंक से लोन लेकर अपने भाई को चुनाव लड़ाते थे। आज भैया भी नहीं है और पिताजी भी नहीं है। अच्छा, कभी कभी लगता है कुछ निजी परेशानी हो, निजी तौर पर बहुत लोग आप परेशान भी होते होंगे, तो लगता है कि अगर भैया होते, पापा होते, पिताजी होते तो उनसे बात करते, वो हमारी बेहतर हमको राय भी दे सकते थे। पर मतलब कमी तो महसूस नहीं, निश्चित तौर पर अभिनव जी, पिताजी से तो जो ग्रहण करना था हम लोगों ने ग्रहण किया था। हालांकि पिताजी भी हमारे जल्दी चले गए, लेकिन चूंकि आयु 80 वर्ष की आयु पूर्ण करके गए और हम लोगों को एक दिशा दे गए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी भैया का जाना, मेरे स्वर्गीय भाई आलोक नीलू की निधन था। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी त्रासदी आगे भी मेरे जीवन में कभी आए।
भगवान न करे कुछ ऐसा हो। निश्चित तौर पर हम सभी 7 भाई बहनों में सबसे जिम्मेदार, सबके प्रति अपनापन का ऐसा भाव कि सबकी जिम्मेदारियों को निभाना, पूरे परिवार के भाई बहनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं बड़ा जरूर था, लेकिन लोग यही जानते थे कि आलोक जी बड़े हैं, क्योंकि उनके परिवार के, रिश्तेदारों के और सारी जिम्मेदारी परिवार की, सबसे बात करना, सबके लिए करना, सब रिश्ते निभाना। और मैं निश्चित तौर पे आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं तो राम नहीं हो सकता, लेकिन हमारे आलोक के अंदर लक्ष्मण वाले सारे लक्षण थे। और मुझे ये जीवन में मैं कहीं पर भी कितना भी बड़ा मुकाम पा जाऊं, लेकिन मेरे जीवन में ये टीस जरूर आखिरी समय तक रहेगी जो हमने अपने भाई को खोया। भैया और कभी कभी मन भावुक हो जाता है, मन ध्यान करके दुखी होता है। भैया होते और ये बात करते, मैं वो मुझसे 2 वर्ष छोटे थे, लेकिन एक मित्र की तरह रहते थे और सारी बातें शेयर करते थे। और निश्चित तौर पर मैं बड़ा हूं। मेरे पिताजी कहते थे कि बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट करोगे, आप तय करोगे, वो करेंगे। एक सामंजस्य बैठा के, और तुम अगर बड़े हो उम्र में तो तुमको सबसे छोटा रहना है और छोटे भाइयों की बात को सुनकर फिर निर्णय लेना है कि उनका मन दुखी न हो और आपको निर्णय लेने में कठिनाई न हो। इसलिए सबकी बात सुनकर और तब आपको दोनों भाइयों को साथ लेकर चलना है। तो इसलिए मैं कभी बाद में मुझे जो कहना रहता है वो कह देता, लेकिन मेरे भाइयों से मुझे सहयोग मिला। एक भाई आज नहीं है, दूसरे भाई हैं। आज भी मैं उनसे पूछ के ही कोई काम करता हूँ, हालांकि वो छोटे हैं मुझसे, और कभी उनको ऐसा नहीं है कि वो IAS अधिकारी हैं इसलिए मैं पूछता हूँ, कभी कोई ऐसी फीलिंग भी नहीं। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी का ये कहना था कि छोटे भाइयों की सलाह लेके फिर निर्णय लेना, तो आज भी मैं प्रयास करता हूँ कि पिताजी की जो बनाई हुई परंपरा है, जो संस्कार हैं, उनको मैं जीवित रखूं और कोशिश करता हूँ। और इसी कारण पूरा आज मुझे जरूर कभी कभी, आज मेरे साथ मेरे भाई का बेटा है, उनकी पत्नी है, पूरा परिवार है, हम सब लोग रहते हैं। थोड़ा कष्ट में रहता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भगवान को यही ईश्वर की इच्छा होगी, इसलिए धीरे धीरे अपने को समझा के और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। आशु भैया, जनता जिनको डॉक्टर आशीष सिंह आशु के नाम से जानती है, और हम सब लोग आशु भैया के नाम से उनको जानते हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि ये फूल कोई मुझे विरासत में मिला है, तुमने मेरा कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये थे हमारे डॉक्टर आशीष सिंह आशु, मल्लावा बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र से विधायक, जिन्होंने अपने मन की बात कही, पब्लिक के भी मन की बात कही, और हमारी सुनी, अपनी सुनाई, हमने कहा, इन्होंने बताया। फिर से मिलते हैं, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।